नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि आपका अपने चैनल अमोक क्लासेस में स्वागत एवं करता हूं। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र के सीरीज को चर्चा कर रहे हैं। घटना सीरीज में अब तक हम लोग 3 सेगमेंट पूरा कर चुके हैं। एक है पोल्ट्री वाला सेगमेंट है, दूसरा आपका जियोग्राफी वाला सेगमेंट है, तीसरा हम ये इन्वायरमेंट वाले सेगमेंट पे चर्चा कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों, हम लोग पेट की एग्जाम को टारगेट किए हुए हैं। पेट की प्लेलिस्ट बन रही है और लगभग आपके 7 से 8 वीडियो पड़ चुके हैं। ठीक है, आप चैनल पे विजिट करके इसको देख सकते हैं। साथ ही अगर आप कोई और बेहतर तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वनडे एग्जाम, पीसीएस की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारा जो लिंक जो नीले कलर में दिख रहा है, ये हमारे चैनल का लिंक है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहां आप जाके अपना डेली बेसिस प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के टॉपिक में शुरुआत करते हैं। क्योंकि लास्ट टॉपिक में हम लोग पर्यावरण और सतत विकास को चीजों को देख लिया। पर्यावरण देखा था, पर्यावरण के घटक को देखा था और सतत विकास के कुल बेसिक्स से हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे पारिस्थितिकी देखेंगे, साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब क्या है? कोई पर्यावरण हो, उसके और उसके जीव के मध्य जो अन्योन्य क्रिया होती है, इसका जो अध्ययन होता है, ये कहाँ करते हैं हम? इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। जीव और उनके बाहरी वातावरण के बीच सक्रिय संबंध होता है। कुछ स्रोतों के अनुसार पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? 1865 में ई डेटन ने किया था। किसने किया था? ई डेटन ने किया था। जबकि इकोलॉजी जो शब्द है अर्नेस्ट हाइकल ने प्रयोग किया था। किसने किया था? अर्नेस्ट हाइकल ने किया था। ये बार बार आपसे पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और जो इकोएस शब्द बना है, किससे बना है? ग्रीक शब्द बना है जिसका नाम इकोलॉजी शब्द के 2 भागों से मिलकर बना है। पहले क्या? इकोज का मतलब होता है घर या हाउस होता है, जबकि लोगोस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन। इसलिए कि किसी के घर के अध्ययन को जो कहा जाता है, इसे क्या कहा जाएगा? इकोलॉजी। ठीक है, आगे चलते हैं। अर्नेस्ट हाइकल 1869 के अनुसार जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, किसने कहा है? अर्नेस्ट हाइकल ने कहा भाई साहब, ये देखिए, जो जीव हो, जीवधारी मतलब कोई जीव होगा, उसके जो कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण, कार्बनिक अकार्बनिक का वातावरण मतलब ये है, जैसे वो क्या करता है? किसी जंगल में रहता है, किसी स्थान पर रहता है, भोजन करता है और फिर जैविक और अजैविक घटनों का प्रयोग करता है और अपने जीवन को बनाए रखता है। तो ये क्या है? एक प्रकार का एक मतलब कि क्या कहते हैं, एक समुदाय बन गया या एक तंत्र बन गया जिसका वो अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यूजी ओडम ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी प्राकृतिक संरचना का अध्ययन किया। इसमें बताया, क्या बताया? मान लीजिए कोई वनस्पति है, कोई जंतु है, जंतु किससे क्रिया करेगा? मिट्टी से मिट्टी किससे क्रिया करेगी? वनस्पति से वनस्पति किससे क्रिया करेगी? जलवायु किससे क्रिया करेगा? जंतु से। ये एक प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करे। देखिए, जंतु जलवायु से वनस्पति, मिट्टी से जंतु, यानी ये क्या है? एक प्रकार से क्या करें? एक दूसरे के संबंध को स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार का अध्ययन जो होता है हम कहाँ करते हैं? इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, आगे चला जाए। चलिए, वर्तमान समय में पारिस्थितिकी को व्यापक आयाम प्रदान कर दिया गया है। अब पारिस्थितिकी के अंतर्गत जंतु, वनस्पति और जलवायु ही नहीं वरन मानव समाज और उनके भौतिक पर्यावरण के क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। एजी टांसले महोदय थे। एजी टांसले महोदय ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग किया था। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आखिर पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इसका प्रयोग शब्द किसने और कब किया था? ठीक है, देखिएगा। एजी टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्र का एक विशेष प्रकार है जिसकी रचना अजैविक और जैविक घटकों से होती है। चूंकि है क्या, अगर इससे आप इसमें आ जाएंगे, ये दोनों घटक जो है, इधर देखिएगा, जैसे जंतु हो गया, वनस्पति हो गया, मछली कैसे हैं आपके, ये जैविक हो गए, पर लेकिन जलवायु और मिट्टी कैसा अजैविक घटक है। इनका जो अध्ययन होता है उसका हम क्या, या इनके बीच में जो रिलेशन स्थापित हो रहा है या इनके मध्य की जो अन्योन्य क्रिया हो रही है, उसको हम क्या करेंगे? इकोलॉजी कहेंगे या इकोसिस्टम कहेंगे। ठीक है, आगे चलिएगा। इनके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र होता है
ये आकार में भिन्न भिन्न होते हैं। ये आकार में भिन्न भिन्न का मतलब ये हो गया, ये बहुत छोटे भी होते हैं, बहुत बड़े भी होते हैं। ये डिपेंड करता है हम किस भूभाग पर हैं। आगे चला जाए, चलिए। कार्ल्स मोबियस बायोसिनोसिस तथा फोर्ब्स की माइक्रोकॉसस कहा गया है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई है और के रूप में जानी जाती है। यानी जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है किसी प्रकृति की क्या होती है आपकी फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में जलाशय की एक बूंद भी आ सकती है जितनी छोटी हो सकती है, और समुद्र जैसा बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, समुद्र जैसा, ये देखिए पृथ्वी समुद्र सागर जैसा जितना बड़ा भी हो सकता है। और एक चीज ध्यान दीजिए, सूक्ष्म पारिस्थितिकी क्या होगा, या माइक्रो इकोसिस्टम कहते हैं। हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल पारिस्थितिकी है। ठीक है, आगे चलिएगा। जैवमंडल मिट्टी, सैल, जल, वायु से बनी हुई पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। देखिए कौन सा जैवमंडल, जैवमंडल क्या क्या आता है, मिट्टी आ जाएगी आपकी, सैल आ जाएगा, जल आ जाएगा, वायु आ जाएगी। ये सबसे मिला हुआ चीजें आपस में क्या है, इसके घटक के रूप में काम करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। जिसके साथ जीवित जीव संबंधित हैं तथा यह मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। इस प्रकार के जैवमंडल एक आधारभूत ग्रही तंत्र होता है जिसके जैविक और जैविक घटक, इतना शब्दों को मत घूमिए, बस इतना जानिए, किसी भी इकोसिस्टम में जैविक और अजैविक दो घटक होते हैं और इन्हीं के मध्य क्या होता है, परस्पर अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। अब कुछ इसकी विशेषताएं क्या होती है इसके देखिएगा। कह रहा है इकोसिस्टम जीव मंडल, अब चूंकि पारिस्थितिकी तंत्र को ही इकोसिस्टम कहा जाता है, कह रहा है इकोसिस्टम जीव मंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र को धारण करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, इकोसिस्टम एक कार्यशील क्षेत्र इकाई है। ठीक है, तीसरा क्या, इसकी रचना के जो मूल संघटक होते हैं कौन कौन से होता है, ऊर्जा संघटक होता है, जैविक संघटक होता है और अजैविक संगठन होते हैं या भौतिक संगठन जिसे कहते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र कैसा है, खुला तंत्र। आपसे कई बार पूछा गया है क्या पारिस्थितिकी तंत्र बंद तंत्र होता है, नहीं, इसका आंसर क्या होगा, खुला तंत्र होता है। ठीक है, आगे क्या है, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का समय इकाई के संदर्भ में पर्यवेक्षण किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा और पदार्थों का क्या होता है, लगातार निवेश और इनपुट और आउटपुट होता रहता है। इसका मतलब क्या है, ऊर्जा हर समय ली जाती रहेगी, ऊर्जा हर समय जाती रहेगी। ठीक है, इसलिए इसको बंद तंत्र नहीं कहा जा सकता। राइट, आगे चला जाए, चलिए। अब आगे चूंकि इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इसको देखा जाता है, फिर आते हैं नए चैप्टर पे। इकोसिस्टम के बीच संबंधों का अध्ययन कराता है, किसके बीच में करता है, जीव और वातावरण के। किसके बीच अध्ययन कराता है, जीव और वातावरण के मध्य में। ठीक है, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन है हम लोग देख चुके हैं, बार बार एक्सप्लेनेशन हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम का प्रयोग शब्द किसने किया था, संकल्पना किसने दिया था, क्या नाम है, एजी टांसले महोदय ने। किसने दिया है, एजी टांसले। कब दिए थे एजी टांसले ने, 1935 में। ठीक है, आगे चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन इकोसिस्टम के विषय में सही नहीं है, क्या है, यह जैविक और जैविक दोनों संगठनों का संयुक्त होता है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, यह एक बंद तंत्र नहीं होता दोस्तों, ये खुला तंत्र होता है। कैसा होता है, खुला तंत्र होता है। ठीक है, यानी ये एक्सप्लेनेशन आपका गलत है, बाकी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका। ठीक है, आगे चलिएगा। किन चार घटकों के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है, जल, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, मृदा, तापमान, आर्द्रता, या फिर अजैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता, वियोजक। ठीक है, ये जो है ये पूरे इकोसिस्टम को बनाते हैं, ये पूरे मिलकर क्या करते हैं, एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे चला जाए। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में संबंध सही नहीं है, यानी आप जो पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है इकोसिस्टम किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों और भौतिक पर्यावरण के प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा, यह
कार्यशील इकाई है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, यह एक बंद तंत्र होता है। बंद तंत्र नहीं होता दोस्तों, बल्कि क्या है, खुला तंत्र है। यही ऑप्शन आपका गलत है, बाकी आपका सही है। आगे चलिएगा। चलिए अब आगे कथन और कारण दे रखा है, इसको हम देखते हैं क्या कारण सही है। कह रहा जीव मंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, जीव मंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थ का निवेश नहीं होता। अब ये बताइए, अगर खुला तंत्र है तो पुनः निवेश क्यों नहीं होगा? और खुला तंत्र बार बार निवेश भी होगा, बार बार आउटपुट होगा, यानी ये स्टेटमेंट आपका गड़बड़ हो गया। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? सही है, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या है? पृथ्वी पर सर्वाधिक बृहद पारितंत्र क्या है, या पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? क्या होगा इसका? जैव मंडल। जैव मंडल जिसे हम बायोम कहते हैं, बायोम पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं जो पारितंत्र होता है, पारितंत्र के घटक। पारितंत्र में घटक कौन कौन से है इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है, देखिएगा, किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी जैविक तथा वातावरण में उपस्थित अजैविक घटक के संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं। कि यानी एक इकोसिस्टम क्या होगा, जितने भी मतलब कि पारितंत्र है उसमें जैविक घटक भी होंगे और अजैविक घटक है, ये सब मिल क्या करते हैं, एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, पारितंत्र जैविक और अजैविक घटकों के मिलकर बनी हुई एक रचना होती है। अगर पूछा जाए पारितंत्र क्या है, ये है क्या है, जैविक और अजैविक के मध्य बनी एक क्या है, आपकी रचना है। ठीक है, चलिए आगे। पारिस्थितिकी तंत्र जीव मंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र का उदाहरण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्र इकाई है और पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है। अभी जस्ट ऊपर देखें, और इसमें प्राकृतिक तंत्र में प्राकृतिक संसाधन होते हैं, अर्थात इसकी अपनी उत्पादकता होती है। ध्यान देना, ऐसा नहीं कि कोई हम जाकर उसकी उत्पादकता डाल सकते हैं, ये मैनमेड नहीं बल्कि कृत्रिम होती है। अब यहाँ पे जो ये चार्ट दे रखा है, देखिए चार्ट में पूरा दिखा दे रहा हूँ, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसको अगर अच्छे से देख लेंगे होगा क्या, यही बार बार आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, एक मिनट। अब देखिएगा, जो पारितंत्र का घटक है कौन सा, एक जैविक घटक है, दूसरा अजैविक घटक है, जैविक और अजैविक। अब पहले जैविक देखिए, जैविक में कौन कौन आता है, एक उत्पादक होता है, दूसरा उपभोक्ता होता है, तीसरा अपघटक होते हैं। अब जो उत्पादक होते हैं कई प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक उत्पादक होता है, एक द्वितीय उत्पादक होता है, तृतीय उत्पादक होता है। ठीक है, अब अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं, भौतिक घटक होता है, इसमें एक अकार्बनिक घटक होता है, दूसरा कार्बनिक घटक होता है। भौतिक घटक में क्या क्या आ जाएगा, लाइट आ जाएगा, तापमान आ जाएगा, आर्द्रता आ जाएगी, वायुमंडलीय दबाव आ जाएगा, स्थलाकृत ऊंचाई और ढलान आ जाएगा, और वायु दाब आ जाएगी इसके घटक में। और अकार्बनिक में जल, मृदा, वायुमंडलीय गैसें, खनिज और चट्टान और तत्व वगैरह ये सब क्या आ जाएंगे, इसके घटक के रूप में आ जाएंगे। ठीक है, आगे क्या आ जाएगा, कार्बनिक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और ह्यूमस, ये क्या है, आपके कार्बनिक पदार्थ के रूप में, इसके घटक के रूप में प्रयोग होते हैं। ठीक है, आगे चला जाए। आगे है, अतः जीव मंडल में उपस्थित सभी संघटक में वे समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। जीव विभिन्न प्रकार के जैविक संगठनों द्वारा जीव मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा, कोई भी पारितंत्र जब बनता है, सबसे पहले जीव होगा, जो जब कई जीव आपस मिल जाते हैं उनका समुदाय हो जाता है, और कई समुदाय जब आपस मिल जाते हैं वो पारितंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, और एक निश्चित क्षेत्र को क्या भूदृश्य कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भूदृश्य कहा जाता है, जहां एक निश्चित पारितंत्र पाया जाता है। राइट, आगे चला जाए। चलिए देखिएगा, ज्ञाता तो है कि एक ही जाति के जीवधारियों की संख्या उनकी जनसंख्या कहा जाता है। यानी जैसे मान लीजिए एक कुत्ता है, मतलब कुत्ता है, जब कुत्तों की कई संख्या हो जाएगी, हमारे 20 कुत्ता हो गए, क्या हो जाएगी, इनकी जनसंख्या हो जाएगी। मान लीजिए ये बिल्ली है, और बिल्ली 20 मिल गई तो 20 की जनसंख्या होगी। अब ये दोनों मिलकर क्या बना रही है, समुदाय। क्या बना रही है, समुदाय। ऐसी प्रकार के कई जीव जब आपस मिल जाते हैं तो क्या बना लेते हैं, एक पारितंत्र का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे चला जाए, देखिएगा, अब यहाँ ये पारितंत्र के घटक के बारे में देखते हैं। देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पारितंत्र में या पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक घटक मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक स्वपोषी होते हैं, एक परपोषी हैं। स्वपोषी कौन सा होता है, स्वपोषी वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं उत्पादित कर लेते हैं, जबकि परपोषी वो होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पे या वनस्पतियों के ऊपर निर्भर होते हैं। अब सोचिए, पहले
अगर दूसरे के ऊपर निर्भर है तो क्या होगा, समस्या है उसके लिए। ठीक है, जैसे हम लोग क्या है, अपने जो अपने भोजन स्वयं नहीं उत्पादित कर सकते, बल्कि हम लोग क्या पकाते हैं, उत्पादन नहीं करते हैं। ठीक है, उत्पादित कौन करता है, जो अपने प्लांट्स हैं उन्हीं क्या करते हैं, या फसलें हैं वही उत्पादित करते हैं। ठीक है, आगे चला जाए। अब चलिए, और जो स्वपोषी होते हैं, ध्यान दें, उनमें एक बड़ी विशेष प्रक्रिया होती है जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं या फिर रसायन संश्लेषण कहते हैं। इसके द्वारा ये अपना काम करते हैं। उपभोक्ता कौन सा होता है, मानव सहित या परपोषित जंतु होते हैं जो स्वपोषी पौधे या प्राथमिक उत्पादक या प्राथमिक पोषक के द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों को अपना आहार ग्रहण कराते हैं, अतः उपभोक्ता और द्वितीय या पोषक या द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। इसका मतलब क्या है, अब उपभोक्ता कौन होता है, जो अपना भोजन, ध्यान दीजिए, उपभोक्ता कौन होगा, जो अपना भोजन किसी उत्पादक के ऊपर डिपेंड होता है, किसी अपने भोजन के लिए किसी उत्पादक के ऊपर डिपेंड होता है, यानी वो अपना भोजन स्वयं का निर्माण नहीं कर सकता। ठीक है, अब जैसे अब इसमें दो प्रकार हो गया, एक प्राथमिक उत्पादक होता है और दूसरा, जैसे ये डिपेंड किस पे करता है। देखिए, एक चीज मैं आपको समझा दूं, पहले उपभोक्ता से चर्चा कर ही रहे, पर कुछ बारीक चीज है। मान लीजिए ये उत्पादक है, कौन है, उत्पादक है, और ये आपका उपभोक्ता है, कौन है, उपभोक्ता है। ठीक है, अब उपभोक्ता की कई कैटेगरियां हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे उत्पादक कौन सा है, घास है, यहाँ कौन है, मेढक, यहाँ कौन है, टिड्डा। अब ये टिड्डे ने क्या किया, घास को खाया, घास ने क्या किया, मेढक खा लिया, और मेढक ने सर्प को खा लिया। यह क्या, एक श्रृंखला बना लिए। अगर यहाँ पे मैं मेढक को उत्पादक मान लेता और मेढक क्या है, आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, लेकिन अब यहां सर्प मान लो, सर्प जो होगा किसको खाएगा, सर्प जो है आपका कैसा उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है, ना कि प्राथमिक। प्राथमिक उपभोक्ता वो होता है जो अपने भोजन के लिए केवल शाकाहारियों पर डिपेंड होता है। किसके लिए होता है, शाकाहारियों के लिए होता है। लेकिन द्वितीय उपभोक्ता जो होता है वह अपना भोजन शाकाहारी से भी ले सकता है और किसे लेता है, मांसाहारी से भी ले सकता है। जैसे कुत्ता, जैसे मान लीजिए कुत्ता, कुत्ता कैसा है, कुत्ता क्या कर सकता है, रोटी भी खा सकता है और कुत्ता मांस भी खा सकता है। कुत्ता कैसा है, ये आपका द्वितीय उपभोक्ता हो गया। लेकिन गाय, देखिए गाय या बकरी, अब गाय बकरी को अगर आप घास ना दीजिए, गाय बकरी को घास ना दीजिए, क्या वो मांस खा लेगी या अंडा खा लेगी अपने पेट भरने के लिए, नहीं। तो कैसे उपभोक्ता है, आपके द्वितीय उपभोक्ता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चला जाए, चलिए। अब यहां बात आती है डिकम्पोजर की। डिकम्पोजर कौन होता है, डिकम्पोजर वे होते हैं, वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो किसी भी जीव को क्या करते हैं, छोटे छोटे उसके पदार्थों में तोड़ देते हैं। पदार्थों में तोड़ देते मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक सर्प है, ठीक है, ये मर गया। अब इसके एक छोटे छोटे बैक्टीरिया या जीव होते हैं, क्या करते हैं, इसको कार्बन इसका अलग कर देंगे, नाइट्रोजन अलग कर देंगे, ऑक्सीजन अलग कर देंगे, हाइड्रोजन अलग कर देंगे। इस प्रकार के पदार्थों क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। इसे क्या कहते हैं, अपघटक कहा जाता है। ठीक है, वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधे, जंतुओं तथा अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, डिकम्पोजर कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिएगा। और इसी प्रक्रिया के द्वारा अपना आहार ग्रहण करते हैं और जैविक तत्व को पुनर्व्यवस्था भी करते हैं। राइट, उम्मीद करते हैं आपको समझ आएगा। प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सा, एक स्थलीय है, दूसरा जलीय है। यानी पारिस्थितिकी तंत्र को या इकोसिस्टम को दो पार्ट में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सा, एक आपका स्थल की बात करता है, दूसरा आपका जल की बात करता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, स्थल कौन कौन सा जाएगा आपका, घास, वन, मरुस्थल, ये सब स्थलीय पारितंत्र के उदाहरण है। कौन कौन सा, जो स्थल पे है यानी जो जमीन पे है उसे क्या कहा जाता है, स्थलीय पारितंत्र होता है। जो पानी में उपस्थित है उसे हम जलीय पारितंत्र होते हैं। जैसे क्या होगा आपका, झील, नदी या समुद्र, ये सब कैसे आपके जलीय पारितंत्र है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र मानवीय गतिविधियों द्वारा मानवीकृत पारिस्थितिकी में तंत्र में परिवर्तित हो सकते हैं। और उदाहरणतया घास स्थल बहुत बड़े भाग में जोतकर इसे सस्य भूमि में परिवर्तित किया जा चुका है और मानव ने प्राकृतिक वनों के बड़े भाग को काटकर उसमें भूमि कृषि कार्य किया है। इससे क्या हुआ, अतः वन, झील, घास के मैदान प्राकृतिक पारितंत्र, जबकि धान के खेत मानव निर्मित कृषि
पारिस्थितिक तंत्र का है। इसका मतलब क्या, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, यानी मैनमेड है। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए कोई जंगल हो गया, ठीक है, कोई जंगल हो गया, कोई झील हो गया, ठीक है, ये सब क्या है आपके, कोई नदियां हो गई, समुद्र हो गए, ये सब कैसा है, नेचुरल है। नेचुरल मतलब इसे किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है, बल्कि ये प्राकृतिक रूप से एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने फसल बोया, कौन सी, मतलब धान की। अब धान की फसल जो इकोसिस्टम बना, उससे कैसा है, ये आपका मैनमेड है, ना कि भगवान ने आके लगाया है, किसी नेचर ने नहीं किया है, राइट। आप देखिए जो पारितंत्र होता है, पारिस्थितिक तंत्र होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं इसको देखते हैं। एक स्थलीय होता है, दूसरा जलीय होता है, तीसरा मानवीय कृत होता है। मानवीय कृत मतलब जो मैनमेड होता है। तो स्थलीय में कौन कौन से होगा, वन, घास स्थल, मरुस्थल आ जाएंगे। जल में कौन कौन से, लवड़ी जल और अलवड़ी जल। और लाल लवड़ी जल में कौन कौन से, तालाब, झील, झरना आ जाएगा। जबकि लवड़ी जल में कौन सा आ जाएगा, लवड़ी झील, ज्वार नदमुख और समुद्र, ठीक है। मैनमेड में क्या आ जाएगा आपका, खेत खलिहान, जल जीव, अंतरिक्ष यान, ये सब क्या है आपका मानवीय कृत है, ठीक है। पृथ्वी में लगभग 71% क्या है, भाग है, और इसलिए क्या है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, इसका सबसे बड़ा है, ठीक है। अतः यह विश्व का सबसे बड़ा सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ पारितंत्र है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा इधर। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी रासायनिक संरचना के कारण स्थिर रहता है। इसका मतलब क्या है, मतलब जो सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें ऐसा केमिकल चेंजेस होते हैं जिससे उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। सागरीय जल खारा होने के साथ ही घुलनशील ऑक्सीजन और प्रकाश और तापमान के स्थिर रहने के कारण स्थिर रहता है। इसका मतलब क्या है, इन सब की वजह से क्या होता है, आपका पारितंत्र क्या होता है, स्थिर रहता है। और समुद्र विश्व का विशालतम पारितंत्र है और पृथ्वी पर विद्यमान जल मंडल लगभग 97% समुद्री जल होता है। इसका मतलब जो जल मंडल है, जल मंडल का 97 भाग क्या है आपका, अगर समुद्र का जल है तो इसका मतलब क्या है, सबसे बड़ा पारितंत्र का निर्माण समुद्र ही करेगा, ठीक है। आगे चलिएगा। समुद्री जल का सर्वाधिक व्याप्त लवड़ी सोडियम क्लोराइड है और पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के समुद्र आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। और ये बटे हुए नहीं है जैसा कि असली भागों के रूप में देखा जाता है। इसका क्या मतलब है कि सभी समुद्र क्या हैं, आपस में एक दूसरे से मिलते रहते हैं और बड़े भूभाग में मिलते हैं। देखिए जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट क्या है, ये विभाजित है, ठीक है। आगे चलते हैं। ध्रुवों तथा मध्य रेखा के तापमान बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। क्योंकि ध्रुव क्या है, मध्य रेखा क्या है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी, पृथ्वी के जो मिडिल में जो लाइन की पैरेलल खींची जा रही है, ये आपकी क्या है, आपकी ये आपकी मध्य रेखा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, ध्रुव रेखा है, ठीक है। कह रहे इसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। इसमें समुद्री धाराएं उत्पन्न होती हैं तथा इन समुद्री धाराओं के कारण जल के सारे समुद्र में एक या मिश्रण बना रहता है। इसी कारण तापमान का स्तर जैसे झील में होता है वैसा नहीं हो पाता। इसका मतलब क्या है, होता क्या है, देखिए इसे ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए समुद्र है, ये दिखा देता है चित्र। अब यहाँ पे समुद्र जो होता है, समुद्र में करीब ऊंचाई से करीब 200 मीटर तक क्या होता है, प्रकाश जाता है, लाइट जाती है। लेकिन इसे क्या, जहां तक लाइट जाती है उसे फोटिक जोन कहते हैं। फोटिक जोन का मतलब ये हो गया वहां तक आपका प्रकाश पहुंच रहा है, और जहां प्रकाश नहीं पहुंचता है वहां अफोटिक जोन होता है, यानी वहां प्रकाश नहीं पहुंच रहा है। पहली चीज ये। दूसरा चीज, अगर प्रकाश पहुंच रहा है तो वहां पे मछलियों के खाने के लिए वनस्पतियां क्या करेंगी, पनपेंगी। इससे मछलियों की संख्या कम नहीं होंगी, राइट। उम्मीद करता हूं समझ आ रहेगा। आगे चलें। पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर पर आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है और इसी कारण उत्पादकता उपभोक्ता से अधिक होती है, ठीक है। चला जाए आगे, क्या लिखा है, उत्पादकों की संख्या उपभोक्ता से अधिक होती है। चलिए आगे चला जाए। जहां जीव रहता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम आवास कहते हैं। क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है, बताइएगा क्या है। अब इसमें जो अवसर दिया, जीवों के और समुदाय के मध्य वातावरण के जिसमें रहते हैं, इसमें तो ऐसे जीव, ऐसे समुदाय जो वातावरण में रहते हैं और एक साथ ही रहते हैं, अन्योन्य क्रिया कहते हैं, वो क्या आपका पारितंत्र का निर्माण करते हैं, राइट। आगे चला जाए। अधोलिखित में से जीव में से जैव मंडल और जैविक मंडल का सही क्रम क्या है, क्या होगा। सबसे पहले जनसंख्या होगी, दूसरा समुदाय होगा, तीसरा पारिस्थितिक तंत्र होगा और चौथा क्या होगा, भूदेश होगा। ये क्या है आपका, ये आपका क्या है कि किसी भी क्या कहते हैं
किसी भी जो पारतंत्र होता है उसके जो घटक होते हैं किस प्रक्रम से बढ़ते हैं, इनका निर्माण होता है, इसके बारे में ये वर्णन किया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। चित्र के माध्यम से भी हम लोग देखे थे। निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम पारतंत्र, कैसा खेत खेत वगैरह क्या है आपका कृत्रिम पारतंत्र के कार्य करता है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है, पाचकीय तंत्र में से कौन सा कथन विचार कीजिए। पाचकीय तंत्र का प्रयोग एजे टांसले ने किया था, सही है। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं स्वपोषी होते हैं, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन को उपभोग करते हैं, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है वियोजक अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। दोस्तों अकार्बनिक कार्बनिक नहीं बल्कि कार्बनिक को अकार्बनिक परिवर्तित कर देते हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है आपका गलत हो गया, यानी इसके हिसाब से देखिए ये भी गलत और ये भी गलत हो गया। ऑप्शन 1 और 2 क्या है आपका सही है, राइट। अभी चला जाए। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है, अब इसमें ध्यान दीजिए, किसी भी इकोसिस्टम क्या होता है, एक उत्पादक होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, इससे अधिक चीजें होती हैं। ठीक है, कम से कम इतनी चीजें किसी भी इकोसिस्टम में होना चाहिए, यानी एक उत्पादक होना चाहिए, कम से कम 2 से 3 उपभोक्ता होने चाहिए और कंज्यूमर भी वहां होना जरूरी है। ठीक है, आगे चला जाए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में सब विचार किसमें कथनकार दिया गया है। अब आपको बताना है कौन सा कथनकार सही है, सत्य या कौन सा एक्सप्लेन करता है। पाचकीय तंत्र विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। नहीं दोस्तों, निर्भर होते हैं। पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन आपका डी, ये पहला सही है, बाकी सब सही है और बाकी सब क्या है आपका गलत है। ठीक है, आगे चलिएगा। कौन सा कृत्रिम पारतंत्र है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, क्या होगा, धान की खेत। धान की खेत क्या करते हैं हम लोग, स्वयं लगाते हैं, इसलिए कैसा ये कृत्रिम पारतंत्र है। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारतंत्र है, क्या होगा इसका आंसर, समुद्र। समुद्र क्या है, विश्व का विशालतम पारतंत्र है। ठीक है, आगे चलिए। सबसे स्थिर पारतंत्र भी क्या होगा आपका, सागर ही होगा। सागर क्यों, सबसे स्थिर और सबसे सबसे अस्थायी पारतंत्र है। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में से एक अस्थायी पारतंत्र का उपागम नहीं है। ऑप्शन क्या है इसका, सागरीय पारतंत्र। सागरीय पारतंत्र जो होगा अस्थायी रूप से इसका कोई उपागम या अभिकरण नहीं है। ठीक है, आगे चला जाए। चलिए, अब आगे आपकी बात आ गई पारिस्थितिकी संतुलन। पारिस्थितिकी संतुलन, अब इसके बारे में हम देखते हैं ये क्या चीज होती है। अगर बात किया जाए पारिस्थितिकी असंतुलन की, मतलब का ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जो इकोसिस्टम को इम्बैलेंस कर देगा। क्या करें, अगर हम पर्यावरण में पूरी तरीके से किसी मूल संरचना को हम बिगाड़ दें, मूल संरचना जैसे वन है, अगर वन की कटाई कर दें, क्या कर दें, वन की कटाई कर दें तो क्या होगा, इससे जो वन पारतंत्र होगा वो समाप्त होगा। जैसे जल पारतंत्र है, कोई तालाब है, अगर तालाब हमारा सूख जाए तो क्या होगा, तालाब का पारतंत्र खत्म हो जाएगा। यानी ऐसे कौन कौन से घटक हैं जिसके वजह से क्या हो, या ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिसके वजह से इकोसिस्टम में असंतुलन पैदा हो जाता है, इसको हम देखते हैं। देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र सामान्यतया संतुलित अवस्था में अपनी विभिन्न गतिविधियों को संचालित करता रहता है, परंतु विभिन्न कारणों यथा वनोन्मूलन, प्रदूषण इत्यादि से पारिस्थितिकी असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा। पारिस्थितिकी असंतुलन का मूल कारणों में वनोन्मूलन है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो कारण है क्या क्या है आपका, जैसे वन उन्मूलन हो जाए, आपका प्रदूषण हो जाए, ये कुछ ऐसे कारक हो सकते हैं जो आपका इकोसिस्टम को इम्बैलेंस कर सकता है। फिर भी कह रहा है इनके मूल कारण क्या क्या हो सकते हैं, देखिएगा नीचे दे रखा है। एक है वन उन्मूलन। वन उन्मूलन क्या होता है, एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से क्या होता है, इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है। आगे देखिएगा, अब यहां दे रखा है क्या कि वन उन्मूलन के विभिन्न कारण क्या हैं। एक वन अग्नि हो जाए, वनों में आग लग जाए, या फिर जो झूम कृषि तो होती है, झूम कृषि में क्या करते हैं, जो जनजातियां होती हैं वो क्या करती हैं कि जंगलों को जलाकर खेती करती हैं, खेती करने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती हैं। होता क्या है इससे कि एक बहुत बड़ी मात्रा में जंगलों को इसमें काटा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वन भूमि का कृषि में परिवर्तन, वनों का चारागाह में परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा, कागज की भारी मांग, शहरीकरण, नीति निर्धारण में सतत विकास की संकल्पना का अभाव
औद्योगिक एवं व्यावसायिक उद्योगों के लिए लकड़ी काटना, ये सब एक ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से क्या है, आपका पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन या फिर इकोसिस्टम इम्बैलेंस के मूल कारकों में वनोन्मूलन, जबकि मरुस्थलीकरण, बाढ़, अकाल वर्षा परिवर्तनीयता के गौर कारणों में से एक है। ठीक है, ये सब ऐसे कारक है जिसकी वजह से क्या है, इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो रहा है। ठीक है, आगे क्या है, वन जीव संरक्षण, वन रोपण, पदार्थों का पुनर्चक्रण, पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण के निवारण, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मददगार होता है। ठीक है, ध्याता तो है कि जल प्रबंधन, वन रोपण, वन जीव सुरक्षा पारिस्थितिकी संतुलन सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आप जल प्रबंधन करते हैं, वन का रोपण करते हैं, वन लगाते हैं या फिर वन्यजीव की सुरक्षा करते हैं, तो इसका क्या हो, इकोसिस्टम आपका बना रहेगा। कह रहा है जबकि औद्योगिक प्रबंधन पारिस्थितिकी संतुलन को कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। आगे चलिएगा, अब आगे आपके सामने कुछ ऑप्शन दे रखा है, अब आपको बताना है कि जो प्रश्न है इससे संबंधित। ठीक है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? क्या मदद नहीं करता? ऑप्शन क्या है, वनों को काटना, वन रोपण, जल का प्रबंधन या फिर जैव मंडल। क्या होगा इसका, वन को काटना। अगर वन को काटेंगे तो क्या होगा, इम्बैलेंस होगा, इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा हमारा। आगे क्या है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? ऐसा ऑप्शन क्या होगा, वनोन्मूलन। खैर प्रश्न वही है, पूछने का तरीका अलग है, फिर भी यहाँ भी वही प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्य के इकोसिस्टम इम्बैलेंस बिगड़ता है, इकोसिस्टम बैलेंस बिगड़ जाता है? इसका ऑप्शन क्या होगा, लकड़ी काट दें, हम वन काट दें तो बात एक ही हो जाती है। ठीक है, आगे चलिएगा, आगे क्या है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी संतुलन का संबंध नहीं है। क्या होगा इसका, औद्योगिक प्रबंधन। औद्योगिक प्रबंधन एक ऐसे कार्य है, हमें इसका इकोसिस्टम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब आगे अगला टॉपिक क्या है, वहन क्षमता और पारिस्थितिकी कर्मता। क्या होता है ये देखते हैं, चलिए। एक संतुलित, देखिए एक मिनट थोड़ा स्लाइड बड़ा कर लिया जाए। एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों को वृद्धि संतुलित होता है, अतः संतुलित वृद्धि किसी पारितंत्र की वहन क्षमता के अनुरूप होती है। ठीक है, वहन क्षमता, जनसंख्या वहन क्षमता की किसी भौगोलिक क्षेत्र के पारितंत्र में किसी जीवधारी की प्रजाति की उसकी अधिकतम और जनसंख्या में वृद्धि को परिभाषित की जाती है। इसका क्या मतलब है, कह रहा है कोई इकोसिस्टम है, कह रहा है कोई भी इकोसिस्टम है, अगर उसमें जीवों की में वृद्धि हो रही, क्या हो रही, जीवों की संख्या में वृद्धि हो रही है और संतुलित वृद्धि हो रही है, तो क्या हुआ, संतुलित पारितंत्र होगा। और उस पारितंत्र की जो वहन क्षमता होगी, वहन क्षमता का मतलब क्या होगा, कितने देर तक, कितने समय तक टिकाऊ रह पाएगा, इसमें क्या होता है, वृद्धि होती है। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाए कि एकाएक किसी जीव की संख्या बढ़ जाए, एकाएक किसी जीव की संख्या बढ़ जाए तो क्या होगा, उसका इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग समझते हैं, मान लीजिए एक जंगल है ये, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा रंग बदल दिया जाए, ये मान लीजिए यहाँ पे शेर है, यहाँ पे खरगोश है, यहाँ पे बकरी है, यहाँ पे सियार है। ठीक है, यहाँ पे आपका घास का मैदान है, यहाँ पे क्या हो जाए, आपका हाथी है, यहाँ पे आप कुछ पेड़ वगैरह ऐसे कुछ है, अरे यहाँ पे जल है, तालाब है। अगर मान लो एकाएक ऐसा हो जाए कि शेरों की संख्या इतनी हो जाए, बढ़ के इतनी हो जाए, क्या हो जाए, इतनी हो जाए, अब होगा क्या, अब पास इनके पास भोजन कमी हो जाएगी। अगर भोजन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, इस इकोसिस्टम के अंतर्गत क्या होगा, इनका बैलेंस बिगड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर ये अपने आप को ही खाना या समाप्त करना शुरू कर देंगे। राइट, आगे चलते हैं, चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल जो है अमोघ क्लासेज का टेलीग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वहां पे हम आपको डेली बेसिस प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, डेली बेसिस आपको मटेरियल भी उपलब्ध कराया जा रहा है, आप वहां से बैठकर वहां पे जाकर आप इसका फायदा उठा सकते हैं। खैर चलिए आते हैं फिर से, जिसे उस पारितंत्र की संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, वह क्षमता से अधिक जनसंख्या वृद्धि उस पारितंत्र को दबाव डालेगी और अत्यधिक वृद्धि उस तंत्र को विफल हो जाने के कारण बन सकती है। मतलब अगर जनसंख्या बहुत अधिक वृद्धि हो गई तो क्या होगा, तो संतुलन बिगड़ जाएगा या पारिस्थितिकी तंत्र आपका बिगड़ जाएगा। ध्याता तो है कि प्रजनन की या संख्या वृद्धि क्षमता किसी भी जीवधारी की अंतर्निहित गुण होता है। देखिए,
बिना पर्यावरणीय रुकावट के प्रजनन की यह क्षमता जैविक विभव या बायोटिक पोटेंशियल कहलाती है, जिसे साक्षात्कार आर के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे ये दिया गया है, अब आपके सामने क्या है, ये कुछ दे रखा है कि क्या है, जैसे मान ले एकांकियों की संख्या है और यह समय है। अब अगर समय के साथ में किसी संख्या में वृद्धि होती है और नॉर्मल ग्रोथ होता है तो क्या होगा, आपका इकोसिस्टम बना रहेगा और इसे क्या है, यस आकृति नुमा ग्राफ के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से कुछ प्रश्न बने हैं, इसको देखते हैं। अखैर इसको देख लीजिए। ध्यातक तो है कि पारिस्थितिकी कर्मता पद द्वारा केवल किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं, बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कर्मता भूमिका का वर्णन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या किसी संख्या की सीमा उस पर्यावरण के समर्थन कर सकता है क्या, जनसंख्या को, वहन क्षमता को, संख्या द्रव्य पिरामिड को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा, वहन क्षमता को। किसका होगा, वहन क्षमता। उस इकोसिस्टम की क्या डिपेंड करेगा, वहन क्षमता कितनी है इस पे डिपेंड करता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिग स्थान का ही नहीं, बल्कि जीवों को समुदाय में उनकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। क्या होगा, संक्रमिका या जिसे इकोटोन कहते हैं, पारिस्थितिकी कर्मता, आवास या फिर आवास क्षेत्र। देखिएगा इकोटोन यह होता है जैसे मान लो दो पारितंत्र जब आपस में मिलते हैं, दो पारितंत्र जैसे मान लीजिए वन है और ये आपका घास है, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो क्या होगा, एक संक्रमिका होती है, इकोटोन होता है। ठीक है, ओके, इसका आंसर क्या होगा, पारिस्थितिकी कर्मता। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं खास श्रृंखला। खास श्रृंखला क्या होती है, जैसे इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम में अभी हम लोग ऊपर जब देख रहे थे, इसके जो घटक देखे कौन कौन सा होता है, जो जैविक घटक होता है, एक होता है उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता और तीसरा कौन होता है आपका वियोजक। ठीक है, देखिए उत्पादक में कौन आ जाएगा, ऐसे प्लांट्स या इतना समझिए जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसे क्या होगा आपका क्या कहते हैं, इसको उत्पादक कहा जाता है। उपभोक्ता कौन करते हैं, जो अपना भोजन इनके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो क्या होगा, उपभोक्ता हो जाएगा। वियोजक क्या करते हैं, जो इनको चाहे आपके प्लांट हो चाहे जीव हो, इनको सड़ा गलाकर जब ये मर जाते हैं तो इनको फिर कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो क्या करते हैं, किसका काम है, यह डिकम्पोजर का ही काम है। चलिए अब देखते हैं इसके आगे। अब यह खास श्रृंखला कई प्रकार की होती है। एक चेन के रूप में होती है, सिंगल खास श्रृंखला। दूसरी होती है, पहले देखा कोई ग्राफ दिया हो तो मैं उस पर चर्चा कर लूं, और कोई ग्राफ इसमें, चलिए एक ग्राफ तो दिया है, पहले ग्राफ को चर्चा कर लीजिए फिर उसके बाद। ठीक है, आइए इधर, जैसे मान लीजिए एक घास का मैदान है। घास का मैदान क्या है, ये उत्पादक है। घास ने क्या किया, अपने आप को उत्पादित किया, फोटोसिंथेसिस किया, वर्क किया, एक घास बनी। घास को प्राथमिक उपभोक्ता इसका कौन है, एक टिड्डा ने क्या किया, इसको खाया। फिर उसके बाद इसका क्या हो, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। ध्यान दीजिएगा, जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो क्या होता है, शाकाहारी होता है। क्या होता है, शाकाहारी होता है। ठीक है, आगे द्वितीय उपभोक्ता क्या है, ये मेढक ने क्या किया, टिड्डे को खा लिया, तो क्या द्वितीय उपभोक्ता हो गया। और फिर क्या हो गया, ये सर्प क्या है, सर्प को किसने खा लिया, मतलब मेढक को किसने खा लिया, सर्प को खा लिया। इसका मतलब उत्पादक एक लेकिन उपभोक्ता इसके कई हो गए। ठीक है, इस प्रकार के आप देखें कि श्रृंखला बन गई, इसी को हम क्या कहेंगे, खाद्य श्रृंखला कहेंगे। नीचे वाले देखिएगा, घास है, घास से बकरी को मानव ने खा लिया, और ये प्रकार की आहार श्रृंखला बन गई है। ठीक है, चलिए ये चीज ऊपर दे रखा है। ठीक है, चलिए क्या रखा है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में या इकोसिस्टम में संचालन हेतु तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो में यह ऊर्जा खाद्य पदार्थों के माध्यम से पहुंचती है। माफ करिए, जैसे होता क्या है, हम लोग जो कुछ भी काम करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी हमें कहाँ मिलती है, खाद्य से, यानी भोजन से। कहां से मिलती है, भोजन से। सिंपल समझिए, भोजन से, जो कुछ भी हम खाते हैं। अब हर जीव भोजन करता है, अब उस भोजन कहाँ कैसे किया जाता है इसकी हम वर्णन करते हैं। कह रहा ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों का
ऊर्जा प्राप्त होती है, खाद्य कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य कहते हैं। पौधे अपना खाद्य स्वयं निर्मित करते हैं, जबकि जंतु क्या करते हैं? अपने पौधों पर निर्भर होते हैं। इसका मतलब क्या है? जो पौधे हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि जो जंतु होते हैं, चाहे बकरी हो, चाहे आपका गाय हो, चाहे हम लोग हों, क्या करते हैं? किसी उत्पादक पे ही डिपेंड होते हैं। खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार की जुझारियों का एक ऐसा क्रम है जिसमें किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशा होता है। और इसे कौन दिए थे? आपके लिंडमान महोदय ने इसका सिद्धांत दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पर आपको तीन चीज समझनी है। कौन कौन सी? एक होता है उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता, तीसरा होता है अपघटक। हम लोग जस्ट देख चुके हैं, बस आप इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। उत्पादक में कौन कौन सा आएगा? पेड़ पौधे आ गए, शैवाल आ गए। उपभोक्ता में कौन कौन आएगा? जानवर, मनुष्य आ गया। और अपघटक में कौन आ जाएगा? कवक, जीवाणु यानी फंगस और बैक्टीरिया आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा अंतरण क्रमबद्ध स्तरों पर एक श्रृंखला में होती है, जिसे खास श्रृंखला कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने पर केवल 10% ही ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए कोई शेर है, जैसे मान लीजिए एक शेर है, ठीक है, मान लीजिए पहले घास है, घास से बकरी, बकरी से शेर। ठीक है, अगर घास के पास 100 केजी एनर्जी है तो इसका 10% कितना जाएगा? मान लीजिए 10 केजी बकरी में गया और इसका 10% मान लीजिए 1% क्या गया? इसका शेर में गया। ठीक है, इस प्रकार से एनर्जी का स्थानांतरण होता रहता है। ठीक है, चलिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न जीव या पेड़ पौधे अपनी पोषण से संबंधित आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, पारितंत्र के जैविक घटकों में हरे पौधे उत्पादक घटक के अंतर्गत आते हैं। हरे पौधे कौन है? उत्पादक हैं आपके, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है। और हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। यानी क्या करते हैं? अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं। सिंपल समझिएगा, अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। जिस प्रकार पौधों को स्वपोषी, मतलब इस प्रकार के पौधों क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं प्राथमिक पोषण या उत्पादक कहलाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण में हरे रंग के लवक या क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे दिखते हैं। ध्यान दीजिए है, क्योंकि जो पत्तियां होती हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है? उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, जिसके मदद से क्या करते हैं? वो अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? ये ऐसे जीव होते हैं जो क्या करते हैं? जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्रिया के माध्यम से वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, और ये जो छोटी मछलियां होती हैं, छोटी मछली होती हैं, ये उसका आहार होते हैं। ठीक है, चलिए। ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा में फाइटोप्लैंक्टन ही उत्तरदायी होते हैं। क्योंकि होता क्या, इनकी बहुत बड़ी मात्रा क्या होती है? ठीक है। अब एक होता है फाइटोप्लैंक्टन जो गहरे समुद्री जल के स्रोत हैं, फिर जड़ युक्त पौधे छिछले पानी में पाए जाते हैं, और घास, विभिन्न प्रकार के घास स्थान पाए जाते हैं, और फसल पौधे जो होते हैं भूमि पर पाए जाते हैं। चलिए अब आगे देखिएगा। किसी खास श्रृंखला में मुख्यतः शाकाहारी प्राणी ही प्राथमिक उपभोक्ता के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उपभोक्ता कितने प्रकार के हम लोगों ने देखा था? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गया, ये सब क्या है कि किसके अंतर्गत आते हैं? केवल आपके प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि ये केवल शाकाहारी भोजन कर सकते हैं। राइट, चलिए। जैसे हिरण शाकाहारी प्राणी है, अतः ये प्राथमिक उपभोक्ता है। चींटी अपघटक के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि ये भोजन को तोड़ने का भी काम करती है। और तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों के अंतर्गत आती है। यह पौधों को खाकर सेलुलोज से ऊर्जा प्राप्त करती है। बाघ मांसाहारी प्राणी है यह, और लोमड़ी भी, और सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता के श्रेणी में नहीं आते। जैसे जो मांसाहारी जीव हैं, चाहे आपके सियार हो गए, चाहे आपकी लोमड़ी हो गई, चाहे आपके शेर बाघ हो गए, ये सब कैसे हैं? ये सब आपके द्वितीय उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो तृतीय उपभोक्ता है वो श्रद्धा क्या होते हैं? मांसाहारी ही होते हैं। ठीक है,
वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों या हरे पौधे पर प्राप्त करते हैं उसे प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत जाना जाता है। ठीक है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आइए इधर आगे देखिएगा। अब यहां देखिएगा, ध्यातव्य तो है कि साग सब्जियों का सेवन करने वाले मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता, जबकि मांस भक्षी होने के द्वितीय उपभोक्ता के श्रेणी में आ जाएगा। तो मनुष्य कैसा प्राथमिक भी है, द्वितीय, दोनों के अंतर्गत आएगा। ऐसा नहीं, हम लोग को न तो सर्वदा प्राथमिक हो सकते हैं न तो सर्वदा मांसाहारी। हाँ, कुछ लोग हो सकता है जो मांस सेवन नहीं करते, अंडे का सेवन नहीं कर सकते, वो प्राथमिक के अंतर्गत आ सकते हैं, बट ज्यादातर मनुष्य जो है द्वितीय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अपघटक वे जीव होते हैं जो अप्रत्यक्ष सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं, जिससे पोषक तत्व पुनः चक्रीकरण हो जाता है। इसका मतलब जो भी उसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको तोड़ने का काम करते हैं, फिर वो तोड़ के कहाँ जाते हैं, वायुमंडल में चले जाते हैं, और जो प्लांट वगैरह होते हैं फिर उसी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से फिर उसका एक खास श्रृंखला में या इकोसिस्टम में वो फिर एंट्री कर जाते हैं। ठीक है, आगे क्या, सूक्ष्म जीव एक विस्तृत किस्म के पौधे जैसे फफूंद, जीवाणु, गोल क्रीम, प्रोटोजोआ, ये सब कैसे अपघटक की भूमिका में आते हैं। ठीक है, अपघटक पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरत पर निर्भर करते हैं। अधिकांश अपघटक उपभोक्ता की तरह अपना भोजन निगलते नहीं है, बल्कि शरीर के मृत या मृतप्राय जीवधारियों के विभिन्न प्रकार के एंजाइम का स्रावन करते हैं। इससे विघटित होकर मृदा सामान्य अकार्बनिक पदार्थ को उत्सर्जित हो जाती है। इन्हें पौधे मृदा प्राप्त करते हैं। यानी ध्यान दीजिएगा, ये कार्बनिक पदार्थ मतलब जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसे अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं और पौधे क्या करते हैं, इन्हें प्राप्त करते हैं, इसी से अपना मिनरल प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। एक ये डायटम स्वपोषी होते हैं, क्रस्टेशियाई शाकाहारी होते हैं, हेरिंग जो होते हैं मांसाहारी कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि तितलियां कई पुष्पीय पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनकी संख्या गिरावन में पौधे के परागण में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी जो तितलियां होती क्या करती हैं, परागण में काम करती हैं। ठीक है, चलिए अब इससे संबंधित जो प्रश्न है इसको देख लिया जाए। कह रहा है घास की श्रृंखला में स्तरीय पाचतंत्र जो होते हैं उसमें विभिन्न घटकों में सही क्रम क्या है। सबसे पहले क्या होगा, घास होगा, उसके पास टिड्डा होगा, उसके बाद मेढक होगा, उसके बाद सर्प होगा। ठीक है, ये आपका चार्ट आपका बना रखा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा खास श्रृंखला का निर्माण करता है, क्या होगा इसका आंसर, घास और बकरी आदमी। घास बकरा आदमी, घास क्यों, बकरा क्या करे, घास को खाएगा, घास किसको, और बकरा को आदमी खाएगा। ठीक है, ये आपका श्रृंखला बना देता है। आगे चलिएगा, आगे क्या है, निम्नलिखित में पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा जीव संगठक नहीं है। ऑप्शन क्या होगा, वायु, वनस्पति, जीवाणु या जानवर। क्या होगा इसका आंसर, वायु। वायु क्या है, इकोसिस्टम का जीवित नहीं है, जबकि क्या है, वनस्पति भी जीवित है, जानवर भी जीवित है और जीवाणु जीवित है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के श्रृंखला में निम्नलिखित कौन सा विचार कीजिए। क्या खास श्रृंखला उस क्रम को निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला दूसरे को आहार को पोषित करती है। बिल्कुल सही है, खास श्रृंखला एक जाति की समष्ट अंतर्गत पाई जाती है। और फिर क्या रखा है कि खास श्रृंखला प्रत्येक जीव की संख्याओं को दूसरे द्वारा खाई जाती है। ऐसा नहीं, ये दोनों ऑप्शन आपका गलत है, जबकि पहला स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अब कहा है पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता में है। प्राथमिक में कौन कौन आएगा, ध्यान दीजिएगा, चींटी और हिरन, जबकि बाघ क्या है, द्वितीय या तृतीय में आएगा, और लोमड़ी भी द्वितीय या तृतीय में आएगी, 2 और 4 नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन 1 और 2 होगा। आगे चलिएगा, एक प्रश्न छोड़ देते हैं। खास श्रृंखला फूड चेन में मानव क्या है, मानव क्या है, प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों है। हम लोग जब चर्चा कर रहे थे इस चीज को देख ली है। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे क्या है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होता है, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन ही होता है, अभी जस्ट चर्चा की है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में से कौन उत्पादक घटक है, बताइएगा। तो हरे पौधे क्या है, उत्पादक होते हैं, बाकी सब क्या है, उपभोक्ता है। ठीक है, आगे क्या है, प्राथमिक पोषक स्तर कैसा होता है आपका, हरित पादप होते हैं। हरित पादप होते हैं जो उत्पादक होते हैं, क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। ठीक है, राइट। जैविक अजैविक घटक को मध्य बिचौलिए काम कौन करता है, ध्यान दीजिएगा, हरे पौधे जो होते हैं, हरे पौधे होते हैं, ये बिचौलिए काम करते हैं। इसमें कोई भी ऑप्शन इसके आपका सही नहीं है। ठीक है, चलिए
आइए अब हम देखेंगे ऊर्जा की प्रवाह, इसको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, हमारा चैनल है अमोक क्लासेस, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां इसको देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।